Okay, so research design help us to clear the objectives which we derive from the research questions, and it also helps to specify sources of data collection. Okay? जिस हमने पहले बात की कि जो मेजर चीज है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डेटा आपका जो है आप कैसे कलेक्ट करोगे। आप क्वेश्चन बेस्ड सर्वे करोगे, या आप इंटरव्यू करने वाले हो, या आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको रिसर्च डिजाइन से ही पता चलेगी। जब तक आपकी रिसर्च डिजाइन क्लियर नहीं होगी, आपका कोई भी स्टेज जो है वो यानी कि आप उसमें क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि पहले सबसे पहले जो काम है आपका वो रिसर्च डिजाइन से शुरू होता है कि आप रिसर्च डिजाइन जो है किस तरीके से करते हैं। फिर आपको ये भी अंदाजा होगा कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रिसर्च स्टडीज। ठीक है, साल के तौर पर अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, और सर्वे है तो उसके क्या बेनिफिट और क्या उसके जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। फिर इथिकल इश्यूज भी हैं। ठीक है, अगर आप देखें, अगर सर्वे करना चाहते हैं तो आप उसके भी कुछ एथिकल प्रोफार्मा है वो आपको फिल करने पड़ते हैं, या उसके एथिकल जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो जो एथिकल एनवायरनमेंट है उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने अगर लोगों को अप्रोच करना है तो किस तरीके से अप्रोच करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों से ले सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। और अगर लोगों से जब आप डेटा लेते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, उसका ओरिजिनल तरीकेकार क्या है, कौन सा प्रोसीजर है जिसके तहत लोग आपसे खफा होने के बजाय लोग आपको विलिंगली वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करें, और विदाउट एनी सेफ्टी जो है वो विदाउट एनी कंसर्न आपसे जो है वो जो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगली जो चीज है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैलिड रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ द डिजाइन। ये इंतहा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी सर्वे क्यों किया, आपने इंटरव्यू क्यों नहीं किया। ठीक है, और आप अगर कहते हैं कि मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, तो क्यों इंटरव्यूज किए। ठीक है, और सर्वे क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर आप केस स्टडी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हर रिसर्च डिजाइन के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर पहले से एक नॉन फिनोमिना है, नॉन वेरिएबल थ्योरी आपकी नॉन है, और आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करें और थोड़ा सा जनरलाइजेबल डेटा हो, ज्यादा जो है वो आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर आप क्वांटिटेटिव जो है वो मेथोडोलॉजी यूज करके और उसको आप वैलिडेट करना चाहते हैं, कंफर्मेटरी स्टडीज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर सर्वे स्टडी because you are applying a positivist philosophy, so then you have to go for that. मगर आप अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, इसमें आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो है वो कर रहे हैं, और एक्सप्लोरेटरी स्टडी में आप ये चेक करना चाहते हैं कि ओरिजिनल फेनोमेना जो है वो which is not well defined and well clear, so you may go for an interview method, so that you must explore the ideas and you want to understand the phenomena more detailed and more comprehensive. Okay. Yeah. Firstly, you have to identify the process of research design, or you must think that as you start thinking about your research question, you will also be thinking of the purpose of your research. Okay? Research design का जो starting process है, और वो है कि to start from determining your research purpose or your research question or your research gap। ठीक है, और जो बेस जो अगर रिसर्च प्रॉब्लम, ये तीन चार चीजें जो है वो बुनियादी तौर पर, हालांकि हर एक का फॉर्मेट अलग है, मगर उनके दरमियान में एक माइन्यूट डिफरेंस जरूर है, मगर एक ही फैमिली के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। तो आपसे लोग पूछ सकते हैं कि आपका रिसर्च गैप क्या है, या व्हाट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम, या व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन। नॉर्मली जो क्वालिटेटिव स्टडीज वाले हैं वो रिसर्च क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लोग जो है क्वांटिटेटिव स्टडीज में रिसर्च को जो है क्वेश्चन से साथ साथ वो आपसे पूछेंगे जी आपका रिसर्च गैप क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाली चीजें हैं, मगर जो सबसे पहला जो काम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये है। उसके बाद हमने रिसर्च जो पर्पज है उसको हम मुख्तलिफ बर्नों में या मुख्तलिफ उसके ग्रुप्स में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो आपका जो रिसर्च पर्पज है वो एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। अब ये इसमें थोड़ी सी चीजें समझें। एक्सप्लोर करने से मुराद क्या है, एक्सप्लोर करने से मुराद ये है, कब एक्सप्लोर आप तब कब करते हैं
एक होता है एक्सप्लोर सर करना जब चीजें चीजें, सर चीजें सर जब अननोन होता है हमें अननोन। एक्सपेक्ट करते वेरी वेल डन हैं। गफार, वेरी वेल डन। एक्सप्लोर आप तब करते हैं जब चीजें आपके पास आप अननोन ना कहें, आप अनक्लियर कहते हैं। अननोन जो है इसका मतलब है कि बिल्कुल ही अननोन, मगर चीजें आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है मगर अनक्लियर है, आप मतलब उनकी शेप बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं है, ठीक है। चीजें आपके पास जो है वो लेस नोन है, अनक्लियर है, ठीक है, गैर वाजे हैं, तो आपको उतना वो ज्यादा नहीं है, तब आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, you need more information to understand the phenomena, so it means you have to explore the things around that, okay। सेकंड जो मरहला है वो था डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब कब करते हैं? चीज को डिस्क्राइब करेंगे, कौन सी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं? वो चीज डिस्क्राइब करेंगे जो आपके सामने मौजूद हो, ऐसे ही है। और डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, अगर यदि आप अपने आप को डिस्क्राइब करें तो आप क्या बताएंगे वफा? देखिए, हम मैं जब किसी चीज को पर्सन को डिस्क्राइब करूंगा तो मैं कहूंगा उसका नाम क्या है, उसकी कास्ट क्या है, और उसका जो है हाइट वेट क्या है, वो मेल है फीमेल है, या कहाँ से ताल्लुक रखने वाला है, लैंग्वेज कौन सी यूज करता है, क्या यूज करता है, ये डिस्क्रिप्शन है ना किसी की। अगर आप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जी, तो एक्सप्लोरेटरी की बात समझ में आ गई कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है जहाँ पे चीजें जो हैं आपके पास जो है वो लेस क्लियर हो, अनक्लियर हो, ठीक है, आप उनको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हैं कि चीज़ों को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज, एज दीज आर, ओके। के अंदर जो उसके जो फीचर्स हैं उनको आप बयान करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी जो है उसमें एक्सप्लेन कब करते हैं? एक्सप्लेन करने के बाद ये उसका बारे में पूरा इम्पैक्ट आप चेक करते हैं, कौन सी चीज़ किसके ऊपर वो इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है, कि कोई भी दो फिनोमेना है, दो वेरिएबल के दरमियान में, या दो जो कंस्ट्रक्ट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उनको आप चेक करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी की डेफिनेशन क्या हुई? फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग to clarify your understanding of a problem. So there are three ways for conducting an exploratory research. It is through, it may be through a search of literature, okay, and sometimes you interview the experts in the subject, or you can conduct a focus group interviews, okay। So it is a flexible and adaptable to change approach। तो एक्सप्लोर किस तरह करते हैं? अगर कोई चीज किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हम हासिल करना चाहते हैं तो यू मे गो फॉर अ लिटरेचर सर्च, यू मे गो फॉर reading the material which is already published in terms of books, journal articles, or documents, or reports, or any other thing which is already published and available to you, okay। Sometimes you don't need, or sometimes you also need to interview the experts, because you have enough information from literature, but you need some additional information about the phenomena. So you need to interview the experts in the subject. और then इंटरव्यू करने के बाद आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से एक्सपर्ट जो है वो आपको अपनी जो है वो नॉलेज के मुताबिक, अपनी साइट और जजमेंट के मुताबिक जो है वो चीज़ें आपको बताएंगे, और आपके लिए काम आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद या आप ऐसा कर सकते हैं कि फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। फोकस ग्रुप में ये है कि आप जो न सिर्फ एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे मगर साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, रिलेटेड स्टेक होल्डर्स, उनको भी बुलाकर आप एक जगह पे इकट्ठे करके आप जो करते हैं। तो वहाँ जो एक्सपर्ट इंटरव्यू हो सकता है, आप एक मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट से मुलाकात कर रहे हैं, मगर फोकस ग्रुप इंटरव्यूज में आप क्या करते हैं, उन सारे लोगों को जिनके आप इंटरव्यू करना चाहते हैं उनको एक जगह पे आप इकट्ठे करते हैं, ताकि उनको एक ही टाइम पे उनसे डेटा ली जाए, और फिर उस डेटा को एक दूसरे की डेटा से वैलिडेट किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगली जो चीज़ है डिस्क्रिप्टिव में, इट इज its objective is to portray an accurate profile of person's events or situation. As I described earlier, in descriptive studies, we just provide an information, descriptive information about certain persons, situations or events। ठीक है, हम बता सकते हैं वो कैसे हैं। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि सही है गलत है, उसका किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है,
मगर जो चीज़ जैसी है वो हम ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं। So usually research cannot be simply descriptive since the reader reactions will be so vast. So it's mean to an end, not an end in itself. वो इस सेंस में कि अगर हम सिर्फ ये बताते हैं कि जी ये बंदा है और उस बंदे के ये हाइट है, ये वेट है और इसका ये कलर है और ये चीज़ें हैं और ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हासिल नहीं हो रही। ठीक है, हाँ, मगर जब आप एक्सप्लेनेटरी स्टडी कर रहे हैं तो फिर सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये आप आइडेंटिफाई कर अंडरस्टैंड करना आसान होता है, ताकि उस स्टडी को आप उस टाइप के सैंपल के ऊपर ही आप एट्रीब्यूट कर सकें। आप ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने जो है वो जो यंग एडल्ट हैं उनके डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप वहाँ जब एज स्ट्रक्चर उनका बताते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ये कहेंगे कि ये जो इंटरवेंशन है और ये जो स्टडी है, इसकी स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं ये यंग एडल्ट्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हैं, जो ओल्डर पीपल हैं या इन्फेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सिर्फ इसका ये मकसद हो सकता है, और अगर सिंपली आप डिस्क्राइब कर दें सैंपल को तो ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो बहरहाल मगर ये है कि ये इसकी वजह से वो कहते हैं इट इज़ नॉट अ मीन और इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। एंड कहते हैं कि एक सिंपली एक मंजिल को ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, बल्कि मीन कहते हैं सोर्स को। तो ये है कि हम जब कोई हमारा मीन ऑब्जेक्टिव है या अपना एंड ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए एज अ सपोर्टिव मैकेनिज्म हम स्टडीज को डेटा को यूज करते हैं। एक्सप्लेनेटरी में हमने कहा कि we have to establish, we have to study and the causal relationship between variables। ठीक है, causal relationship यानी कि path relationship, और हम इस कह सकते हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है, और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज ला सकते हैं, कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके दरमियान में जो है वो कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रांग है, वीक है, या जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्ट्रांग है, वीक है, उसका इफेक्ट साइज क्या है। ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो हम इसका मतलब है कि एक्सप्लेनेटरी स्टडीज कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी रिसर्च स्टडीज की। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके आया हूँ कि एक्शन रिसर्च क्या है, सर्वे, केस स्टडी, आर्काइवल रिसर्च, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, experiment will involve definition of theoretical hypothesis or selection of sample from a known population, random allocation of sample, introduction of plan intervention, measurement of small number of dependent variables, and control of all other variables। एक्सपेरिमेंट में हम ये करते हैं कि बुनियादी तौर पर कि सबसे पहले तो आपके पास जो है वो आपका हाइपोथेसिस क्लियर होना चाहिए कि कौन से हाइपोथेसिस के ऊपर बात करना चाहते हैं, किस तरीके से जो है वो उसको टेस्ट करना चाहते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है हम बहुत ज़्यादा सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमेशा स्मॉलर साइज के सैंपल जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, और मगर उसको फिर क्या कर रहे हैं, उसको फिर रैंडमली एलोकेट करते हैं। ये हम रैंडम एलोकेशन को हम आगे भी जाके पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा यहाँ पे यूँ समझें। देखें, अगर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, मैं हमें छठा कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो करना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और ये चेक करना चाहता हूँ किसी के लिए जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, खास तौर पर मैं ये समझता हूँ वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है वो किस तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनके एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं, या मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, या मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो जो स्टूडेंट उनके लीडरशिप इफेक्टिवनेस या लीडर इमरजेंस के कितने उनके जो है वो चांसेस हैं, कुछ भी मेरे हाइपोथेसिस हो सकते हैं। अब मसला क्या है कि अगर मैं किसी एक क्लास में घुसूं और उसमें से 4-5 बंदे जो मुझे नजर आ जाए उनको आगे जनाब मैं तो मुझे आप आ जाए जी मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो मेरी सैंपल सिलेक्शन हुई ये इस पूरी पॉपुलेशन को क्या नाम है नहीं करेगी, यानी छठा कैंपस के सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होगा कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मेरे पास जो डेटा होना चाहिए, यानी उनकी लिस्ट या उनकी डिटेल होनी चाहिए। फिर मैं क्लास वाइज जो है उनकी जो डेटा है वो करूँ, उसमें मैं स्टाटा भी डेवलप कर सकता हूँ,
कि जी मैं हर डिपार्टमेंट को जो है वो इक्वल चांसेस दूँ, ठीक है, या मैं जेंडर वाइज स्टार्टअप भी कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज स्टार्टअप डेवलप कर सकता हूँ, या बैच वाइज भी कर सकता हूँ फर्स्ट ईयर एंड। लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, जेंडर डिफरेंस हो सकता है कि जी कुछ लोग फीमेल हैं और कुछ मेल हैं, ये एक दूसरे से उनकी परसेप्शन डिफरेंस हो सकती है, या डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंस हो सकता है जी कि बिजनेस के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का अपना अंदाज है, कंप्यूटर साइंस के अपने हैं और इंग्लिश वाले अपने अंदाज से सोचते हैं, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जी आपके जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं उनकी उनकी परसेप्शन डिफरेंट होगी, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा मेच्योर होते हैं, ज़्यादा वो 4 साल पढ़े हुए होते हैं, वो उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है और उनका बिहेवियर ज़्यादा होगा। इस हिसाब से अगर मैं एक ऐसा सैंपल उसमें से सिलेक्ट करूँ जो इन चारों सेगमेंट्स को क्लियर करे, तो वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं तब कर सकता हूँ जब मेरे पास डिफरेंट लिस्ट हो, और फिर मैं उस हिसाब से जो है उन लिस्टों में से रैंडमली सिलेक्ट करूँ, यानी कि वो रैंडम सिलेक्शन के दो तरीके, मैनुअल भी हो सकता है और कंप्यूटराइज तरीका भी हो सकता है। मैनुअल तरीका ये है कि जिसका हम पूरा निकालते हैं, ठीक है, कि जी सारों के नाम रखे एक उसमें डब्बे में डाले और वहाँ से हम जितने हमें चाहिए उतने हमने चूज कर लिए, तो हमें 10 चाहिए तो हमने 10 पूरे निकाल लिए, तो फिर वो 10 जो है ऑप्शन में के हमारे लोग हो गए, ठीक है, या जो कंप्यूटर्स के अंदर जो है हम उनके डेटा एंटर करते हैं और कंप्यूटर जो रैंडमली वो नंबर जनरेट करके दे सकते हैं, और वो रैंडम जनरेशन से हम फिर लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल जो स्ट्रेटजीज हैं, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड से हमें चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उसकी डिज़ाइन होती है, और एक डिज़ाइन ये होती है कि जिसका ट्रांसलेशन स्टडी में क्या होगा कि आपने वन टाइम में डेटा कलेक्ट किया और फिर डेटा एनालाइज किया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ जो है वो दो चीज़ें होती हैं कि दो ग्रुप बनाए जाते हैं सैंपल के, एक को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है कि जिससे डेटा तो कलेक्ट की जाती है, मगर जो आपका इंटरवेंशन है एक्सपेरिमेंट का उस कंट्रोल ग्रुप में हम चेक नहीं करते, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको हम उस मरहले से गुजारते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यूँ समझाऊंगा, अब उसमें क्या करेंगे आप, फर्स्टली आप जो है वो ग्रुप मेंबर्स को असाइन करेंगे रैंडमली, जैसा मैंने रैंडम असाइनमेंट का प्रोसीजर जो है वो बताया, ठीक है, और वो कंट्रोल ग्रुप को भी आप रैंडमली असाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी रैंडमली असाइन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये दोनों आप मेजर करेंगे, ठीक है, यानी आप जैसा इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों की आप मेजर करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों की मेजर करना चाह रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल चेक करना चाह रहे हैं, और आप दोनों का पहले आप सर्वे करेंगे, उसको मेजर करेंगे और उस किस्म के टेस्ट जो है अप्लाई करते हुए, ठीक है। फिर आप इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन आप डिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे, इंटरवेंशन बता दिए को ट्रेनिंग देंगे या कोई चीज़ जो है आप उसकी बिहेवियर को शो करेंगे, बाद हम कुछ वीडियोस दिखाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम अगर ये एक देखना चाहते हैं कि लोग जो है वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है, हमारे स्टूडेंट्स की परसेप्शन क्या है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बारे में या रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में हमारे बच्चों की या लोगों की जो है वो क्या है, या हम कोविड की सिचुएशन में हम ये चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की जो है कोविड के हवाले से अवेयरनेस क्या है, ठीक है, या उसके मामले में कि कोविड को ये कितना फेक समझते हैं या कितना वो उसको रियल समझते हैं। मिसाल के तौर पर अपने आप हम ये चेक करना चाहते हैं कि जी हमारी जो लोग हैं उनकी वो कोविड को किस हद तक जो है वो समझते हैं कि जी कोविड का जो ये वायरस है ये कितना किस हद तक जो है रियल है और किस हद तक जो है वो कि जी ये फेक है और ये या ये नेचुरल है या ये मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों की परसेप्शन मालूम करना चाहते हैं, कोई भी हमने वेरिएबल ऑपरेशनलाइज किया और हमने पहले कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों का हमने जो है वो जायजा लिया, ठीक है। फिर जो ट्रेनिंग ग्रुप है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस दिखाते हैं, 6 बार हम दिखाते हैं कि जी हम WHO की रिपोर्ट उसके सामने पेश करते हैं, और हम जो है इंडिया की सिफारतों करंट जो है जो वीडियोस हो रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मारे मारे फिर रहे हैं, ठीक है। पहले एक डेवलप करें कि जी इंडिया के अंदर जो फर्स्ट वेव आई उनको इस तरह कंट्रोल किया,
उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि जी लोगों को कर दिया और ये जो पाबंदियां आसान कर दी। उन्होंने फिर कुंभ मेला भी जो है वो क्या क्या नाम है सेलिब्रेट किया, उन्होंने होली भी सेलिब्रेट की, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी लाई, उन्होंने फार्मर्स को भी अलो किया कि उन्होंने फार्मर्स या किसान तहरीक भी जो है वो भी देखी। तो सारे मरहले हमने देखे, हमने कहा जी उन्होंने पूरा एक जमहूरी मुल्क होने का जो है वो जाहिर किया। और उसके बाद की रिजल्ट ये आई कि एक दिन के अंदर 3 लाख से ज़्यादा जो है 3,61,000 से ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो कोविड से मुतासर हो रहे हैं और 2700 से ज़्यादा लोग एक दिन में मर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। हम उनको वीडियो दिखा रहे हैं जी के इस तरीके से एक बहन जो है अपने भाई की के लिए तड़प रही है, किस तरह एक बंदा जो है अपनी माँ को जो है वो अस्पताल में जगह न मिलने की वजह से गाड़ी में ही ऑक्सीजन लेके चल रहा है, किसी लोग ऑक्सीजन की जो है वो कर रहे हैं। तो ये सारी वीडियोज जो दर्दनाक वीडियोज हम उसको दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिखाने के बाद और अब फिर दोबारा हम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा था वो दोनों से मेजर करते हैं। अब आप अंदाजा करें कि से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको या हमारे जो भी लोग आप सिलेक्ट करें, मैं स्टूडेंट्स को इसलिए यहाँ पे अब मैं वापस लेता हूँ बात, स्टूडेंट्स हमारे में ये समझता हूँ कि दे आर मोर यू नो के अवेयर पीपल, ठीक है, वो इससे ज़्यादा लिटरेट हैं, तो शायद वो इस मामले को समझते हैं कि ये है वो कोविड इज अ रियलिटी एंड कोविड जो है दिस मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, तो आम लोग जो है अभी भी हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, भले पढ़े लिखे भी लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही कोई बुरी चीज़ है। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो खासतौर पर वैक्सीन के बारे में भी अजीब किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हुए, और बड़े पढ़े लिखे लोग जो हॉस्पिटल को मैनेज करके पर अब ये है कि आप ये अंदाजा करें कि 2 ग्रुप हमने जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उन ग्रुप्स को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया। रैंडम सिलेक्शन में क्या होगा कि लोग जो हैं वो इक्वली क्वालिफाइड लोग आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और वो सारे लोगों में से वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फिर उनसे हमने पहले भी चेक किया डेफिनेटली वो दोनों ग्रुप जो हैं वो तकरीबन बराबर होंगे अपने परसेप्शंस के अंदर। एक को आपने ट्रेनिंग से गुजारा, एक को नहीं गुजारा। जिस बंदे को उस ट्रेनिंग से उस एक्सपेरिमेंट से गुजारा आपने, उनकी जो हैं चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उसकी परसेप्शन में कोई ना कोई थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। जब उनके सामने फैक्ट्स जो है वो लॉजिकल अंदाज में प्रेजेंट किए जाएंगे तो लोगों में एक तब्दीली आएगी, उनके माइंड सेट में तब्दीली आएगी, उनके परसेप्शन में तब्दीली आएगी। वो समझेंगे हाँ यार वाकई दिस इज समथिंग रियलिटी, ठीक है, तो वो रियलिटी उनके सामने आ जाएगी। तो फिर जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ द कंट्रोल ग्रुप एंड बिटवीन एंड द रिजल्ट्स ऑफ डेफिनेटली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसमें 2 चीजें आ गई, एक तो 2 ग्रुप हैं, डेटा के 2 ग्रुप्स हो गए और एक बंदे को हमने हो गया। अगर आप ये समझें कि हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा, तो हम ये छेद नहीं कर सकते, हम ये अंदाजा नहीं कर सकते कि जो ये तब्दीली है इनकी सोच में, ये तब्दीली वाकई एक्सपेरिमेंट की वजह से है या नहीं है। क्योंकि जब हमने पहले टाइम उस दोनों ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो दोनों ग्रुप बराबर थे, समझ आ रही है, दोनों ग्रुप में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं था। वो एक ही एज ग्रुप के थे, एक ही इदारे के थे, या एक ही मतलब एक सोशल सेटिंग के थे, और उनमें सिलेक्शन में भी कोई बायसनेस नहीं थी। हमने मैरिज पे सिलेक्ट किए थे लोग, सारे बराबर थे दोनों, और फिर उनकी कंपोजिशन भी एक तरह की थी, तो उनको अपनी सोच में बराबर थे। उनके जो रिजल्ट थी वो अगर बाद में डिफरेंट आई है तो उनके दरम्यान में जो डिफरेंस है वो सिर्फ उस इंटरवेंशन की वजह से। तो यहाँ एक चीज ये है कि ओरिजिनल जो है आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो रिजल्ट में चेंज है ये कुछ है। अब अगर हम ये समझते हैं कि जी हमारा जो एक्सपेरिमेंट था और उस वो एक सिग्निफिकेंट लेवल की चेंज लोगों के जहनों में, उनकी सोच में, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में ला सका है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किस हद तक इफेक्टिव रहा और ये हम कितना वो कर सकते हैं। तो इससे हम मुख्तलिफ किस्म के नताइज कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करना चाहते हैं, इस किस्म के इंटरवेंशन कराएं, तो वो इंटरवेंशन जो है वो वैलिड हो जाएगा। अगली बार जब आप वो करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को आपको अंदाजा होगा कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक ही ग्रुप को सिलेक्ट करके आप आगे कर दें, तो अंदाजा हो जाएगा कि वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है
या जो इंटरवेंशन है वो वैलिडिटी उसकी भी प्रूव हो जाती है, तो आप वो बाद में वो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज भी हुई कि आपने टाइम फ्रेम भी डिफरेंट रखा। ठीक है, टाइम 0 टाइम पे आपने चेक किया, फिर एक और टाइम पे आपने ये चेक किया, तो फिर हम इसके मुख्तलिफ मरहले भी कर सकते हैं। तो ये एक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की एक एग्जांपल आपको मैंने दी है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। बात समझ में आई है यहाँ पे बाबा? जी सर। And surveys are definitely common and popular in business research, and we use certain questionnaires in order to collect data from the respondents. Okay? और उसके बाद केस स्टडी के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि it also provides a rich understanding of a real life context. It uses and triangulates multiple sources of data. तो मैंने पहले बताया कि जब आप केस स्टडी लेते हैं ना, तो केस स्टडी में सिर्फ सिंपली एक 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 टूल नहीं यूज करते। ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि आप डिफरेंट जो है वो तरीकेकार से डेटा लें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करें, आप उसमें सर्वे भी करते हैं, उसमें आप इंटरव्यू भी लेते हैं, उसमें आप आर्काइवल डेटा भी यूज करते हैं, उसमें जो है आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो केस स्टडी का जो मकसद होता है कि उसमें आप डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी केस की, किसी बारे में। ठीक है, a case study can be categorized in 4 ways and based on 2 dimensions: single case study or versus a multiple case study। तो और यानी कि अगर मल्टीपल केस जो है इट इज मोर एबिलिटी टू जनरलाइज, और एक होलिस्टिक केस होता है वर्सेस एम्बेडेड केस। और होलिस्टिक केस होता है कि चूज वन ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, और एम्बेडेड केस जो है सम डिपार्टमेंट्स आर एक्टिविटीज। ठीक है, यानी बालूकात आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हैं एज ए होल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या बालूकात जो है एक ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर सेक्शन को या उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को भी एज ए केस आप ले सकते हैं। एक जर्नल है एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस केसेस, आई थिंक लंच यूनिवर्सिटी का है। मैंने उसके आपको प्रीवियस किसी क्लास में कुछ केस स्टडीज दी भी थी, याद है आपको? ओबी में दी थी या किसी में मैनेजमेंट में दी थी प्रेजेंटेशन? मुझे याद है किसी ने केस स्टडीज के ऊपर भी प्रेजेंटेशन दी थी। मैं आपको ये शेयर भी करूंगा केस स्टडी। एक्शन रिसर्च क्या है? रिसर्च इन एक्शन, ठीक है, नॉट ऑन एक्शन, इन फोकसिंग ऑन द पर्पस, involvement of practitioners in the research, or the researcher becomes a part of the organization and promotes change within the organization, can have a two distinct foci, or the aim of the research and the needs of the sponsor. Okay, research जो है ब्रांच ऑफ एक्शन रिसर्च जो है, this was proposed by the Levin, the Kurt Levin in 1947 and 1951, and he is a founder of this research methodology. उन्होंने जो है कुछ बुक्स लिखी थी, इसमें 3 जो है वो मेजर थियरी दी थी। उसमें एक्शन रिसर्च की एक थियरी है और एक तरीकेकार है, रिसर्च स्ट्रेटजी है, इसके तहत डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें ये है कि आप एज अ रिसर्चर जो यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू इन्वॉल्व द प्रैक्टिशनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द रिसर्च। आप उनको उनसे डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ये फोकस ग्रुप टाइप का एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों से ऑन ग्राउंड जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको आप इंटरप्रेट करते हैं। एक्शन रिसर्च का एक पर्टिकुलर स्पायरल है, और सबसे पहले क्या है कि आप कॉन्टेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप और पर्पस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, देन यू प्लान एंड देन यू टेक एन एक्शन एंड देन यू एवेलुएट द इंफॉर्मेशन। इसको इस स्पायरल को आप जो है मुख्तलिफ जगहों पे चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इशू आ रहा है के लिए आप जो है वो चेक करना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप प्रमोट करना चाहते हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है उसको आप सेंसिटाइज करना चाहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। तो आप जो है वो पहले तो आप ये देखेंगे डायग्नोसिस में हो सकता है आप ये चेक करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, आप ये चेक करेंगे कि हाउ मच एक्टिविटीज ऑफ a company can be attributed or identified as a mode of corporate social responsibility, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि there is a problem, there are certain things which you need,
देन आप प्लान करते हैं, फिर आप लोगों को बैठते हैं, उनके साथ सर्च करते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, उनकी चीज़ों को चेक करते हैं, फिर जो है आप जो है वो प्रॉपरली जो है उसके ऊपर वो कुछ इंटरवेंशंस या कुछ जो स्ट्रेटजी का फॉलो करके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद उसको एवोल्यूट करते हैं, ठीक है। और एवोल्यूशन में आप फिर विभिन्न तौर पर डायग्नोज करते हैं, और फिर आप उसको फर्दर जो है प्लान करते हैं। इस तरीके से एक स्पाइरल है जो चलता रहता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि आखिर में लास्ट में जाकर आप एक रिपोर्ट राइट करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च में यही होता है कि आप रिसर्च भी करते हैं, तो रिसर्च के साथ साथ फाइंडिंग्स के साथ साथ आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते जाते हैं। बाकी जितनी भी रिसर्च हैं उसमें आप करके सर्वे करके आप जस्ट फाइंडिंग फर्दर कर देते हैं। इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट उसको कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट करके फिर एवलुएट भी करते हैं, ठीक है। और फिर अगर कोई डायग्नोसिस है उसको फिर चेंज करते हैं। तो एट द एंड आपके पास जो है एक रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन आ जाता है, और वो रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होता, इन एक्शन होता है, ठीक है। और वो आपके पास उसको अप्लाई भी हुआ होता है, ठीक है। ये बात होती है एक्शन रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? बुनियादी तौर पर इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों यूज हो सकती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर थ्योरी इज बिल्ट थ्रू इंडक्शन एंड डिडक्शन, और यू हैव टू हेल्प इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर, एंड theory is developed from the data generated by the observations, okay, and it is an interpretive process, not a logical deductive or, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये ग्राउंडेड थ्योरी में कि आप जो है बुनियादी तौर पर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर एक बंदे ने बुक लिखी थी, भटकती नस्लें, ठीक है। अब वो भटकती नस्लें बुक लिखने के लिए, और वो बुक उसने किस पे लिखी थी? बुक उसने लिखी है वो जो खाना बदोश कबाइल है उनके ऊपर, ठीक है। एक है कायम खानी है, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, भटकती नस्लें उसकी किताब है, आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी जबरदस्त किताब है। अब उस किताब में उसने क्या क्या जो है वो मैंने कहा ना, खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाते हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर उसने जो है वो एक लिखी है, ठीक है, बुक लिखी है। अब ये ग्राउंड थ्योरी में भी आ सकता है, एथनोग्राफी में भी मेरे ख्याल आ सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्चर नहीं हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो बंदे ने फिर क्या किया, मैं एक सिंपली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो उसने अब देखिए खाना बदोश के मुकाबले में किस तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जाएं उनके झुग्गियों के सामने खड़े रहें, देखें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक तरीका है तो ये है, आप देखें कि वो लकड़ियाँ ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कारोबार कर रहे हैं, कोई खरबूजे बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई भीख मांग रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ कुत्ते पाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप ऑब्जर्व करते हैं और आके नोटिस करते हैं। तो उसने क्या किया रिसर्चर ने, he became a part of their family, ठीक है। उन्होंने वहां उनके साथ रहना शुरू किया, उनके साथ खाना पीना शुरू किया, उनके साथ मूव करना शुरू किया, और उनके साथ उनके जैसा होके उसने रहा। 5 महीने 6 महीने साल तक उनके साथ रहा, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे उसने ट्रेवल किया, मुख्तलिफ मरहले उनके देखे, किस तरह वो शादियां करते हैं, किस तरह लड़ते हैं, किस तरह जगलते हैं, किस तरह बनते हैं, किस तरह उनके मामला होते हैं। सारी चीज़ें उसने अपने जो है उनसे ऑब्जर्व की, उनके खाने के पैटर्न, उनके रहने सहने के पैटर्न, उनका एटीट्यूड जानवरों के साथ, उनका एटीट्यूड उनके लोगों के साथ, पेट्स के साथ, जो पेट्स उन्होंने पाले हुए जानवर कुत्ते वगैरह ये वो, उनका रोल उनकी फैमिली के अंदर क्या है, सारों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग वो हो जाता है, किताब बड़ी पढ़ने जैसी है। ये ये किस किस्म की रिसर्च, ये इनमें आ जाती है फोटोग्राफी या ग्राउंडेड थ्योरी। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वो स्कैन करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। आर्काइवल रिसर्च का मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट जो है, वो आपके प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, और उसमें आप हिस्टोरिकल सर्च करते हैं और चीज़ों को चेक करते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी पार्लियामेंट्री रिसर्च की, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं शुरू में जब काम कर रहा था तो मुझे एक आइडिया था कि मैं ये चेक करूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और जो है वो किस तरीके से जो हमारे लोग हैं उन्होंने क्या बातें की हुई हैं। देखिए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हालांकि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के अंदर की कुछ चीज़ें एक्सपंज कर देते हैं, हालांकि उनको एक्सपंज नहीं करनी चाहिए, मगर वो उनके रिकॉर्ड का हिस्सा निकाल देते हैं वहाँ पे जी कि ये अल्फाज जो है वो जो गैर पार्लियामेंट से अल्फाज जो हैं उनको एक्सपंज कर देते हैं। पर उसके बावजूद भी बहुत सी इंफॉर्मेशन वहाँ से ऐसी मौजूद होती है जो कि आपको अंदाजा हो जाएगा ओवरऑल लोगों के जो है वो वुमेन के हवाले से, उनकी पावरमेंट के हवाले से, उनकी जो है वो हमारे से किस तरीके से लोग रिमार्क्स देते हैं, पास करते हैं, या जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो वो देते हैं, ठीक है। वो चीज़ें ऑन ग्राउंड
मौजूद होते हैं, कार का हिस्सा होते हैं, या वेपन डिपार्टमेंट के साथ सबके लास्ट जो है वो पास हुए हैं, तो वो आपको वहां से उनकी आर्काइवल डेटा से चेक करके वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब 1 मिनट होल्ड करें थोड़ा। Research choices. Okay, you have either mono method or the multi method, multiple methods. Okay. Mono method means you can use either survey or either interview or any action research and so on, or experiment. मल्टीपल मेथड में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, मल्टी मेथड या मिक्स मेथड में। और मल्टी मेथड में आप ये समझिए कि मल्टी मेथड क्वांटिटेटिव स्टडीज और मल्टी मेथड क्वालिटेटिव स्टडीज। इसमें मल्टी मेथड में ये होगा कि आप एक से ज्यादा जो है वो ले रहे हैं, मगर वो एक से ज्यादा जो मेथड यूज कर रहे हैं वो या दोनों तीनों, 2 या 2 से ज्यादा यूज कर रहे हैं, दोनों या तीनों जो है क्वांटिटेटिव अप्रोचेस के हैं, या दोनों या तीनों जो है क्वालिटेटिव स्टडीज के हैं। ठीक है, तो ये हो गई मल्टी मेथड। और मिक्स्ड मेथड तब है जब आप एक जो है मेथड आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच का है और एक जो है क्वालिटेटिव अप्रोच का है। एक आप सर्वे कर रहे हैं और दूसरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये आपकी मिक्स्ड मेथड हो गया। ठीक है, ये चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। मिक्स मेथड डिजाइन हम क्यों यूज करते हैं? बुनियादी तौर पर उसके मुख्तलिफ मकसद हो सकते हैं। एक अप्रोच है ट्राइंगुलेशन की। ट्राइंगल जिस तरह बनता है, ट्राइंगुलेशन से मुराद ये है कि आप डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं या डिफरेंट जो व्यूज हैं, आप उनके जो है वो या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी प्रॉब्लम के, सारों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलेशन का मेथड है जिसमें आप एक से ज्यादा जो है वो एस्पेक्ट से किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरा तरीके का फैसिलिटेशन का होता है कि फैसिलिटेट होता है बंदा, और फिर कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी एक चीज है दूसरे को सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इशू को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू कर दें। इंटरव्यू करने से क्या होगा कि इंटरव्यू करने में आपको आसानी हो जाएगी कि आप उस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे, और फिर उस हिसाब से आप फिर उसके बेस के ऊपर, इंटरव्यू के रिजल्ट्स के ऊपर या एक्सपेरिमेंटल या फोकस ग्रुप स्टडीज के बेस के ऊपर आप अपना सर्वे डिजाइन जो है वो डेवलप करेंगे, अपना क्वेश्चन डेवलप करेंगे, तो उसके ऊपर फिर आप सर्वे कर लेंगे। तो एक एक चीज दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और जो अगला जो है मतलब वो है जनरलाइज करने का। तो जो अगर एक मेथड आपने यूज किया तो फिर उसकी अपनी लिमिटेशन होती हैं, और वो डेटा को जनरलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर आप जो है वो चीज़ों को या उस स्टडीज को जनरलाइज पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। या इंटरप्रिटेशन में मदद मिलती है जब आप ट्रायंगुलेट करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों को यूज करते हैं, तो इस हिसाब से आपको मामला को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और डिफरेंट एस्पेक्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, या एक किस्म की जो पजल है उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। टाइम हॉरिजन के हवाले से हमने स्टडी की थी कि 2 चीजें होती है, क्रॉस सेक्शन स्टडीज या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शन स्टडी वो है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट्स है, आप जो है वो एक से ज्यादा टाइम पीरियड पे लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते। या आप जो है वो बात का इसलिए क्रॉस सेक्शन स्टडीज करते हैं कि आप जो है वो जो है वो आपके पास रिसर्च उसके ऊपर एक्सेस नहीं है, या आप एनालाइज करना चाहते हैं, या आप कास्ट क्लियर नहीं कर सकते। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो है वो बुनियादी तौर पर एक्सप्लेन करती है कि जी जो है वो किसी भी बिहेवियर के अंदर या किसी भी एटीट्यूड्स के अंदर वो चेंजेस किस तरह होती हैं, लोगों की डेवलपमेंट किस तरह होती है, और वो बिहेवियरल चेंज जो है उसको बेहतर तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में टैप कर सकते हैं। ठीक है, और क्रेडिबिलिटी रिसर्च की फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी को जो है वो के हवाले से कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, और वो नए तौर पर 2 कॉन्सेप्ट हैं जो क्वांटिटेटिव स्टडीज में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का। रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आपके जो स्केल आप यूज़ कर रहे हैं वो, या जो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो किस हद तक कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स जो है वो जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो वैलिडिटी है, ये कि वो जो फाइंडिंग्स हैं वो किस हद तक रिलेवेंट है आपके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, शायद तो अगर आप हमने कहा कि अगर कोविड से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्या वाकई आपने कोविड से रिलेटेड ही सवालात किए, कोविड से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन उनको आपने शेयर की, या वीडियोस आपने उनसे शेयर की, या जनरली कोई और चीज़ें आपने उनसे बात की। ठीक है, तो कंटेंट के हिसाब से वैलिडिटी होती है, या कंस्ट्रक्ट के हिसाब से वैलिडिटी होती है। इसको हम फर्दर जो है किसी मतलब में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एक होती है जनरलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। जनरलाइजेबिलिटी से मुराद ये है कि देखें, हम हमेशा जो रिसर्च करते हैं उसमें हम हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होती है पॉपुलेशन और दूसरी होती है
सैंपल। पॉपुलेशन से मुराद ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन फ्रेम। ठीक है, मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट से डेटा ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से डेटा ले रहे हैं, तो फिर आप समझे कि सिंध से पूरे से ले रहे हैं, तो पूरी सिंध के जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या बिजनेस डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, जो भी आप सैंपल के तरीके से आपने डिफाइन किए, तो सारे आपके पॉपुलेशन का हिस्सा है। वो सारे लोग जो हैं आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते, तो हम उसके एक उसमें से सैंपलिंग करते हैं। सैंपल क्या है, एक्चुअली इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब सैंपल इस तरीके से आप सिलेक्ट करना है ताकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हम पूरे टाटा कैंपस के स्टूडेंट्स को ये मालूम करना चाहते हैं, तो हम सारे लोगों का सर्वे नहीं कर सकते, सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, सारे स्टूडेंट्स का जो 600 स्टूडेंट है हमारे पास, सारों का तो आप इंटरव्यू नहीं कर सकते या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम उसमें से कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे, सारे के ऊपर 400 बंदे हैं, 600 बंदे हैं, तो हम 50-60 बंदों का इंटरव्यू करेंगे और या उनको हम एक्सपेरिमेंट में बिठाएंगे, या हम 10-15 बंदों का इंटरव्यू करेंगे। अगर हम सर्वे करना चाहते हैं तो हम ज्यादा से 100 से 150 बंदों का सर्वे कर पाएंगे। ठीक है, उनका सारे के सारे बंदों का हम 100% सर्वे नहीं कर सकते। तो ये मतलब हमारी है। हाँ, मगर ये है कि जब जनरल की हम बात करेंगे तो हम सिलेक्ट ऐसे करें कि अगर मिसाल के तौर पर आपने उसमें सैंपल लिया, 100 बंदे लिए, 100 के 100 बंदे बिजनेस डिपार्टमेंट के ले लिए और आपने इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के नहीं लिया, तो आप उसको पूरी फाइंडिंग्स को पूरे कैंपस के ऊपर जनरलाइज कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सैंपल आपका जो है वो एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो जनरलिटी का इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो स्टडीज हैं, उसकी जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो उसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जनरलाइज हो सकती है। ठीक है, लॉजिक लीव्स एंड फॉल्स assumptions। ये इंटाइज है कि योर रिसर्च डिजाइन शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो एंड assumption दैट कैन बी डिफेंडेड। एक चीज ये, कोई भी चीज आप इसमें जब आप सेट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई रीजनिंग कोई जरूर होनी चाहिए, और कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि आप ये क्यों करें। मिसाल हमने कहा आप सर्वे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उसके लिए प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। You must remember the research design should not subject the research population to embarrassment, harm, or other material disadvantage. Or say, for example, some universities don't allow collecting data from population not aware that it's the subject of research. What do you mean by assess? तो उस इदारे के जब आप अप्रोच करते हैं तो उस इदारे को पहले तो आप अथॉरिटी लेटर दिखाते हैं, और वो अथॉरिटी लेटर जो है के तहत आपको वो इजाज़त मिलती है, और उस इजाज़त के बाद जो है आप अपने उनके लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। मगर अप्रोच करने से पहले भी फिर आप उनको जो है वो किसी तरीके से परमिशन लेते हैं। मिसाल के तौर पर या तो आप अगर किसी को लिंक भेजते हैं अपना सर्वे का, तो उससे पहले लिंक से पहले आप उसको ईमेल करें जिसमें आप उसको परमिशन सीख करें, फिर उसमें आप लिंक दूसरी ईमेल में आप लिंक दें। एक तरीके का ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर ईमेल करते हैं, उसको लिंक भेज रहे हैं, तो उसके साथ कवरिंग लेटर आप इंक्लूड करते हैं। उस कवरिंग लेटर में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने रिसर्च के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप बताते हैं कि जी ये कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के बारे में आप श्योर कराते हैं, और उसके बाद जो है आप उसको जो वो देते हैं। ठीक है, या फिर एक और चीज़ भी है, हम लोगों से फॉर्मल जो है वो अप्रूवल भी लेते हैं, फॉर्मल परमिशन भी ले लेते हैं, ताकि ये चीज़ें हो तो कोई बंदा किसी को डिस्टर्ब ना करे, कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और उसको ये रिसर्च जो है वो बिल्कुल वॉलंटरी होनी चाहिए। तो यहाँ तक ये हो गई आपका आज का लेक्चर। किसी को एक जिम्मेदारी लगाऊंगा जो कि मुझे ये बताता रहे कि जी स्क्रीन आपके आने आप, ये भी एक थीसिस है।
अच्छा, लोग जो है ना, ये जो इस किस्म की स्टडीज है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिव्यू लोकल जर्नल हमारा, अब इसमें ये मेरे ख्याल डॉक्टर हुजरा का होगा या फिर फातिमा का होगा। तो ये जो केस स्टडी है, इसको केस स्टडी नहीं माना जाता, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट किया, अब ये केस स्टडी होगी। केस स्टडी जो है वो फेल होती है किसी चीज के बारे में, ये लोग जो है वो समझते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया से डेटा कलेक्ट की है तो ये हमारी केस स्टडी होगी, ये ऐसे नहीं होता। ये अच्छा लग रहा है, ये पेपर नहीं है। मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो किसी को केस स्टडी दी थी, मुझे याद है कि किसी स्टूडेंट ने, आप लोगों ने पेश भी की थी। ये एक किस्म का केस स्टडीज है, मैं वापस भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये किसी रेलवे कंपनी के बारे में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि प्रॉपरली अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो पूरे पर्पज को, और डेटा को उन्होंने किस तरह एनालाइज किया है, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने चेक की। ये एक रिसर्च जर्नल है। Analysis of factors affecting consumers in UHT milk consumption, the case study of, और जो लोकल जर्नल है इनको एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट केसेस। ठीक है, ये लक्ष्य यूनिवर्सिटी का जर्नल है, मैंने इसके कुछ केस स्टडीज आपको दी भी थी। तो भी यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, ये सिमोटिक स्टडी है, कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेमिंग द कोलैबोरेटिव एजुकेशन प्रोजेक्ट, resource predicament and MBA custom capstone project team, just not a cricket। ठीक है, उसके अलावा मित्रों आप देख सकते हैं, और इश्यू में जाए, यहाँ मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडीज आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस किस्म की चीजें आप। इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर जो है इन्होंने केस अपना पेश किया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्रिहेंशन और प्रूडेंट सकाफत क्लेम विषय, मैनेजिंग शरिया कंप्लायंट कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड थ्रू ट्रबुलेंट टाइम्स, गाना गैस सुकूक डिस्प्यूट के बारे में, वसीला फाउंडेशन अकाउंटिंग फॉर ज़कात, मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने दी हुई है। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे लिंक करें, मेरा ख्याल है डाउनलोड कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं। The case is based on the investment decision faced by the fund manager of Pakistan Islamic Pension Fund और मनाल इकबाल लीडिंग ये। ठीक है, डिस्कशन क्वेश्चन कौन से हैं, ये उन्होंने दिए हुए हैं। कंपनी बैकग्राउंड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, पूरा कंपनी का एक बैकग्राउंड दिया और उनके बारे में ये चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया, यानी उसका पूरा बैकग्राउंड, मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड का हिस्ट्री उन्होंने दी है। ठीक है, फिर उनका फाइनेंशियल डेटा दिया है, और फिर बाद में उन्होंने एसटीएन के बारे में ये चीज़ें जो है वो बता दी। यहाँ उन्होंने कुछ जो फंड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है, यहाँ चीज़ें देखिए नजर आ रही है।
एक पूरे आप देखिए यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मेथोडोलॉजी यूज की होगी और वहाँ की उनकी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्काइवल रिसर्च, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद भी जो है केस स्टडीज भी जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप घटना में देख रहे हैं कि ये जो अमन फाउंडेशन काम कर रही है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज का क्या रोल है, और जो अमन फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस है किस तरीके से काम कर रही हैं, और उनका क्या बेनिफिट है, उनका ओवरऑल यहाँ पे क्या जो है उन्होंने चीज़ें दी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, और उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उनसे भी आप कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा पैराग्राफ आप या कुछ सेक्शन जो है ओवरऑल जो एम्बुलेंसेज की नीड और एम्बुलेंसेज का जो सर्विसेज है उनके ऊपर बात कर सकते हैं। फिर इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक केस स्टडी आपकी इसके ऊपर भी बन सकती है। इस तरीके से हम उपरोक्त किस्म की केस स्टडीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये मैं रिसर्च आइडियाज की भी बात कर रहा हूँ ना, साथ साथ आपको ये भी बता जाऊँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ओके जी, केस स्टडी हुई, और क्या नाम है, एक्शन रिसर्च भी हो गया, एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया, और सर्वे के बारे में भी बताया, और क्या चीज़ हो गई, एथनोग्राफिक स्टडीज होती हैं, मगर ये मेरे पास तो शायद हाँ हो, हैंडबुक ऑफ एथनोग्राफी इन हेल्थ केयर रिसर्च, और उसके अलावा कोविड-19 पेंडेमिक डिस्चार्ज ऑफ द पैनिक स्टेट अमंग एनएचएस नर्सेस एंड एथनोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ये डाउनलोड ही नहीं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से काम हो सकते हैं। ये एथनोग्राफी जो है या ग्राउंड रिसर्च, ये क्वालिटेटिव स्टडीज के अंदर आती है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल स्टडीज होती है कोविड-19 पेंडेमिक और एथनोग्राफिक में, कि हम डिजाइन में देखेंगे क्या उन्होंने किया हुआ है। ये है 2 पेजेस का, चलिए इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और फिर पढ़ूंगा, फिर आपसे शेयर करूंगा। और कोई क्वेश्चन है? सर जेको रिसर्च जा ऑब्जेक्टिव ने क्वेश्चन हिने वो सर ताकि पेपर जे गैप मां करण या सर असा मींस इमेजिनरी पेंज डिजाइन कर सको था। ॾिसो, पंहिंजी डिज़ाइन तव्हां जब बि जॾहिं कंदा त तव्हांखे लाज़मी ॻाल्हि आहे, हुन जे लाइ बि इंफॉर्मेशन ॿियनि खां खणणी पवंदी, यानी तव्हांखे लिटरेचर जेको आहे करिणो पवंदो, ठीक है। हाणे हिन जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो इहो आहे त तव्हां जेके बि आहिनि ऐं मुंहिंजा सां डिस्कस कयो हुयो असीं लास्ट टाइम, त जेकॾहिं तव्हां आर्टिकल आहे उनखे पढ़ो था, ठीकु है, उन आर्टिकल खे पढ़ी करे उनजी जेको आहे सो तव्हां कंदा आहियो गैप जेको आहे उहो आइडेंटिफाई कंदा आहियो। गैप खे आइडेंटिफाई करण खां पोइ ई तव्हां पंहिंजो जेको आहे सो मॉडल डेवलप करे सघो था, ठीकु है। तो मुंहिंजे ख़्याल आहे नेक्स्ट को लेक्चर तव्हां विच में रखो त असां कंहिं आर्टिकल ते पढ़ण जो करियो। पोइ तव्हांखे जेको ॾिनो हुयो छा नालो आहे फैक्ट शीट ठाहिण जो ॾिनो हुयो, त उन खे ॾिनो त तव्हां कंहिं न कंहिं आर्टिकल खे डाउनलोड कयो, उन आर्टिकल खे पढ़ो, सही है। आर्टिकल खे पढ़ी करे पोइ उन आर्टिकल्स जे अंदरां तव्हां कढी अचो पंहिंजा जेके आहिनि पंहिंजो फाइंडिंग्स कढो, ऐं उन सां रिलेटेड ॿिया जेके आहिनि मॉडल्स जेके आहिनि उहे तव्हां एक्सप्लेन कयो, सम्झ आई आहे। ईअं ई थींदो आहे, बाक़ी हीअं तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ज़हन ठाहे वेही रहो त असां ईअं था कयूं, उहो कोन्ह थींदो आहे। हमेशह तव्हांखे कंहिं पेपर खे पढ़णो पवंदो, उन पेपर जी जेके आहिनि लिमिटेशंस ऐं रिकमेंडेशन ॾिसणो पवंदो, उन खां पोइ ई तव्हां कुझु करे सघो था। तो मैंने हिते मां हुयो हिकिड़ो असाइनमेंट ठाही। ॾिसो, हिकिड़ी असाइनमेंट मां स्टूडेंट्स खे ॾिनी हुई, त मिसाल जे तौर ते तव्हांखे तव्हांखे मोकिलियां थो असाइनमेंट, तव्हांजे लाइ बि इहा हूंदी। You have to read some papers and evaluate their conceptual framework, ठीक है। By incorporating limitation and future recommendations of such article, develop new version of the conceptual framework. Don't forget to provide reference for each addition, updation or deletion। मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, स्टडी एज टेस्टेड
transformation leadership as independent variable, job satisfaction as mediating variable, and productivity as a dependent variable. They are suggested to test employee empowerment as mediating variable. So you will delete job satisfaction as a mediating variable and add employee empowerment as a mediating variable in new model. This is just an example. Do it by reading less test papers. One more example. Moving beyond mechanistic structure, the role of inclusive leadership in developing change-oriented organization citizenship behavior. ये इनका पेपर है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने ये मॉडल दिया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसमें इंक्लूसिव लीडरशिप को इन्होंने सीरियल मीडिएशन की है, बिहेवियर इंटीग्रिटी की, ट्रस्ट लीडरशिप एंड चेंज ओरिएंटेड ओसीपी। यहाँ उन्होंने कुछ चीजें जो हैं रिकमेंडेशन के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। और उन्होंने ये रिकमेंडेशन के बाद दिया है कि ये जो मीडिएटर्स हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। उसके हिसाब से आप डिफरेंट किस्म के मॉडल जो है वो डेवलप कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को रखते हुए कि आप जो है वो मीडिएटर्स को चेंज करके भी आप मॉडल जो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम जो है वो आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, दो वेरिएबल हैं, किसी ने इनकी जगह पे कुछ और वेरिएबल सजेस्ट किए हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अगर इस मॉडल को थोड़ा सा अपडेट करें कि इसकी जगह पे आप यहाँ इसको हटाकर कोई और दो वेरिएबल या एक वेरिएबल इंक्लूड करते हैं, तो आपका मॉडल थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट हो जाता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और वो थ्योरीज जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप जब आप फैक्ट शीट के ऊपर थोड़ा सा काम करें ना, कोई आपने आर्टिकल पढ़े, कोई फैक्ट शीट बनाने की कोशिश की है? जी सर, नेक्स्ट लास्ट क्लास में सर तव्हां ॿ मूं ॾेखारिया हुआ। तव्हां ॾेखारिया हुआ, ठीक है। उनमें तव्हां हाणे ईअं कयो जो उनजे मुताबिक़ तव्हां न्यू मॉडल डेवलप करने की कोशिश कयो, ठीक है। मां तव्हांखे असाइनमेंट शेयर कयां थो, तव्हां कंहिं नए मॉडल खे जो आहे डेवलप करने की कोशिश कयो। अगरि मुंहिंजो ख़्यालु आहे पाण हिकिड़ी अहिड़ो सेशन रखूं जंहिंमें हिकिड़ो इन सां एडिशनली सेशन पाण रखूं था, जंहिंमें जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो कंदा आर्टिकल पाण पढ़ंदासीं प्रॉपर, ऐं उन आर्टिकल खां पोइ ई असां नवा मॉडल जेके आहिनि उनखे उनमें कीअं कढिजे, फीचर कम्युनिकेशन किथां आइडेंटिफाई कबियूं, इहो असांखे आर्टिकल स्पेशली पढ़णो पवंदो, जंहिंमें न असांखे डाउट। नेक्स्ट सेशन वो असां रखूं था असाइनमेंट विच तव्हां में। नेक्स्ट क्लास में ॾींदा छो हींअर त next- तव्हांखे असाइनमेंट ॾिनी हो पेंडिंग में। हाँ, ये असाइनमेंट मूंखे करे ॾियो, हीअ असाइनमेंट जेका हाणे ॾियां थो इहा करे ॾियो, ऐं नेक्स्ट क्लास में पाण आर्टिकल पढ़ी करे उतां खां शुरूआत कंदासीं, ठीक है। ॿियो कुझु सवाल जवाब? नो सर। इन ख़्याल मोकिले ॾियो मूंखे।